Hello all again, we are connected back. And I was discussing the last point. I was discussing the third point with all of you. आर्यन अग्रवाल की आवाज आ रही थी, उन्होंने बोला यस सर। और थर्ड पॉइंट को एक बार फिर से अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बिखरा हुआ है, पार्टिकल्स का मूवमेंट रैंडमाइज्ड है, अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। तो क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो काम की चीज सर, मुद्दे की बात बताओ। तो मुद्दे की बात है कि डेल्टा एच निगेटिव लेना और डेल्टा एस भी निगेटिव लेना। तो एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड देयरफॉर डेल्टा एच विल बी निगेटिव, एंड एड्सॉर्प्शन की वजह से डेल्टा एस विल ऑलवेज बी निगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी जो है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। पार्टिकल्स जो पहले, गैस के पार्टिकल्स जो पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, वो गैस के पार्टिकल्स को अब एक जगह पे बैठा रहना पड़ रहा है। और वो एक जगह पे क्यों बैठे रह रहे? क्योंकि वो ट्रैप हो गए हैं पोर्स में, सॉलिड सरफेस के गड्ढों में, सॉलिड सरफेस के छोटे छोटे गड्ढों में वो गैस पार्टिकल्स ट्रैप हो चुके हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। एनी डाउट्स इन दीज टू कंसेप्ट? दो कंसेप्ट मैंने बताया। मैंने कंसेप्ट बताया कि डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो रहता है, उसके लिए पहला और दूसरा पॉइंट है इस स्लाइड पे। और मैंने कंसेप्ट बताया डेल्टा एस जो है, एंट्रोपी वाला कंसेप्ट, वो भी लेस देन जीरो रहता है, उसके लिए मैंने पॉइंट बताया नीचे वाले स्लाइड पे, नीचे वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। डाउट्स प्लीज जय। सर ये डेल्टा एस निगेटिव क्यों है ये समझा, लेकिन डेल्टा एच निगेटिव क्यों है ये नहीं समझा। अच्छा, आपको ये समझ में आया कि एनर्जी रिलीज होगी हमेशा एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी हमेशा एड्सॉर्प्शन में, ये समझा? हाँ, क्यों होता सर ऐसा। क्यों होता? क्योंकि रेसिडुअल फोर्सेस कम हो रहा है। अब रेसिडुअल फोर्सेस क्यों कम हो रहा है ये बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में मतलब थोड़ी देर बाद। रेसिडुअल फोर्सेस कम हो रहा है, उसकी वजह से सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब थोड़ी सी सिस्टम की एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। आपको ये पता है कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, लेस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। केमिकल बॉन्डिंग में सुना होगा आपने, सिस्टम की जितनी एनर्जी ज्यादा है उतना स्टेबिलिटी कम रहता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि सिस्टम का जो है स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ा। तो स्टेबिलिटी बढ़ना मतलब सिस्टम का एनर्जी कम होना, सिस्टम का हाँ एनर्जी सर, कम समझा। होना मतलब वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। वेरी गुड। तो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग एंड इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अपीयर्स एज हीट, ऐसा लिखा है वहां पे। ठीक है श्रीतेज? मीन्स सर रेसिड्यूअल फोर्सेस डिक्रीज हो रही है, मतलब उनकी एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और वो स्टेबल हो रहे हैं। बस वो पूरा सिस्टम स्टेबल हो रहा है। वो स्टेबल हो रहा है मतलब हाँ। मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एंड द सॉलिड सरफेस, ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल हो रहा है। सिस्टम स्टेबल यस। हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज। ठीक है? यस ठीक सर। है, गुड। म्यूट कर लो, ये हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये मैंने कंसेप्ट अभी आपको क्या बताया, थर्मोडायनामिक्स को रिलेट किया सरफेस केमिस्ट्री से। अब डेल्टा जी के बारे में बात करेंगे। तो देखो तीन कॉन्सेप्ट थे ना, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस। तो उसमें से डेल्टा एस और डेल्टा एच के बारे में बता दिया, अब डेल्टा जी के बारे में बता दे। तो एड्सॉर्प्शन इज thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy। तो ये तो अभी लर्न करवा दिया मैंने कि एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है, एंथैल्पी के लिए भी डेल्टा एच निगेटिव, और एंट्रोपी भी डिक्रीज होता है तो एंट्रोपी के लिए भी डेल्टा एस निगेटिव, बराबर। तो फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। याद है ये अभी मैंने बताया, ये जो कंसेप्ट लिखा है फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, यहां से लेके गिब्स एनर्जी तक, यही कंसेप्ट मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाले स्लाइड पे बताया। किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस अगर होना है तो थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट क्या है? उसका डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन ही है डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन ने डिस्कस कर ली, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये स्टेटमेंट लर्न करने बोला है। डेल्टा एच कैन बी निगेटिव if delta h has sufficiently high negative value as minus t delta s is positive. Thus, in an adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta G negative. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative, and ultimately delta H becomes equal to delta T, T delta S, and delta G becomes zero. As this state equilibrium is attained. तो सेकेंड वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दे सब लोग सेकेंड वाले पॉइंट पे। अपन एक
सादा सा मैथ्स का इक्वेशन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू बी माइनस सी, बराबर a इक्वल्स बी माइनस सी लिख सकते हैं अपन। तो एक सेकेंड, अपन a इक्वल्स माइनस बी माइनस ऑफ माइनस सी लिखते हैं, ठीक है। सोचो इसको, जो डेल्टा एच है वो खुद निगेटिव है, इसलिए मैंने डेल्टा एच की जगह माइनस बी लिख दिया। फिर ये वाला माइनस का साइन मैंने वैसा का वैसे ही माइनस का साइन लिख दिया। और जो डेल्टा एस है वो डेल्टा एस भी निगेटिव है। अभी देखा अपन ने, डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंट्रोपी। डिक्रीज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच निगेटिव, और डिक्रीज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस निगेटिव। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस सी लिख दिया। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये चीज हो जाएगी माइनस बी प्लस सी। तो ए का इक्वेशन क्या बन गया, ए आ गया अपने पास में, ए इक्वल्स माइनस बी प्लस सी आ गया अपने पास में, बराबर। अब सोचो, ए को अगर निगेटिव होना है तो बी की न्यूमेरिक वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज निगेटिव बनेगी, है ना। मतलब -4 + 3 तो चलेगा, -4 + 6 नहीं चलेगा, क्योंकि वो ए पॉजिटिव बन जाएगा उस केस में, दूसरे कंडीशन में। तो ए को निगेटिव बनाने के लिए बी की न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए वो बोलता है डेल्टा एच हैज सफिशिएंटली हाई निगेटिव वैल्यू, क्योंकि जो टी डेल्टा एस है वो तो पॉजिटिव है। देखो ये टी डेल्टा एस वाली टर्म, ये जो पूरी की पूरी टर्म आ गई वो पॉजिटिव आ गई। डज इन एन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स मेक्स डेल्टा जी निगेटिव। दोनों चीजें एक साथ काम कर रही है, सी की वैल्यू छोटी चाहिए और बी की वैल्यू बड़ी चाहिए, तो दोनों चीजें जब एक साथ होगी तभी जाके वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी कम कम होती जाती है और बाद में इक्विलिब्रियम आ जाता है। एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो लर्न करने वाली चीज, यदि डेल्टा जी निगेटिव रहता है तो उसको बोलने का स्पॉन्टेनियस, यदि डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है तो उसको बोलने का नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलने का उसको, नॉन स्पॉन्टेनियस। और थर्ड कंडीशन, अगर डेल्टा जी 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, समझ लो आप, डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो उसको बोलने का इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्पॉन्टेनियस भी नहीं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं। इक्वेशन इज एट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एज द एडसॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस निगेटिव। मतलब पहले अपने को ज्यादा निगेटिव चाहिए था ना, -10 इज मोर निगेटिव। फिर वो डेल्टा एच क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी डेल्टा एच क्या होगा, लेस एंड लेस निगेटिव होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एच इक्वल हो जाएंगे, तब जाके डेल्टा जी 0 बन जाएगा। तो 0 बन जाएगा तो इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, ऐसा बोलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, शर्माओ मत, घर की बात है अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट। जिनको भी डाउट है हाथ उठाओ, मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में। आनंद भगत अनम्यूट करे। सर एक बार रिपीट करो लास्ट पॉइंट। रिपीट तो कर देंगे, लेकिन आनंद आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज अनम्यूट रहो। यस सर। हाँ आनंद, आप मुझे ये बताएं कि आपको मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट समझा गया कि -b + c अगर कोई टर्म है यस सर। तो c छोटा चाहिए b बड़ा चाहिए, ये समझा? यस सर। वेरी गुड। अब आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि डेल्टा एच जो है वो सफिशिएंटली निगेटिव चाहिए अपने को। डेल्टा एच जो है वो नीचे वाले इक्वेशन में बी का काम कर रहा है, बरोबर? यस सर। ठीक है। और जो दूसरा वाला टर्म है सी, वो सी वाला काम कर रहा है टी डेल्टा एस वाली चीज का, करेक्ट है ये? सर वो सी वाला नहीं समझा एक सी बार। वाला नहीं समझा तो सी वाला, ठीक है, आपको म्यूट करते हैं अभी। सी वाला कंसेप्ट है टी डेल्टा एस, म्हणजे टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही रहता हमेशा, निगेटिव टेम्परेचर की तो बात ही नहीं। बाय द वे टेम्परेचर केल्विन में रहता है, इसलिए निगेटिव टेम्परेचर की कभी बात नहीं करते। हमें पता है कि डेल्टा एस निगेटिव है, हमें पता है कि एंट्रोपी कम हो रही है। क्यों पता है हमें? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम हो रहा है, एक जगह पे बैठना पड़ रहा है उनको। ठीक है, छोटे बच्चे घूमते रहते हैं तो ज्यादा रैंडम रहते हैं, उनको पेरेंट्स बोलते हैं एक जगह पे बैठना जरूरी है, तो उनका एंट्रोपी कम हो जाता है। तो हमें पता है कि डेल्टा एस जो है वो निगेटिव है। तो अगर हमें पता है कि डेल्टा एस निगेटिव है, तो ये वाला टर्म देखो, ये -t डेल्टा एस, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव ऑफ निगेटिव सी इज पॉजिटिव सी। अब बी और सी मिलके डिसाइड करेंगे ए का साइन। बी की वैल्यू ज्यादा तो ए निगेटिव, सी की वैल्यू ज्यादा तो ए पॉजिटिव।
मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा जी निगेटिव, और टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा जी पॉजिटिव। समझे इस चीज को? तो स्पॉन्टेनिटी की खातिर डेल्टा जी हमें लेस देन 0 चाहिए। फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस वी वांट डेल्टा जी टू बी निगेटिव, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? सफिशिएंटली हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच चाहिए। फिर जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू कम कम होती जाएगी, लेस एंड लेस निगेटिव, मतलब बढ़ती जाएगी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, -10 -8 -7 -6 लेस एंड लेस निगेटिव होता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एच इक्वल हो जाएंगे, उस केस में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सोचो उस केस में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बन रहा है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को तो करवाना पड़ता है ना। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस से धीरे 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 इक्विलिब्रियम पे जाएगा, और इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड ऐसा बोल देंगे, और रिएक्शन खत्म हो जाएगा ऐसा बोल देंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज शायद जनता को क्लियर हो रही है। अभी मेरी आनंद से बात हो रही थी, आनंद जी अनम्यूट करेंगे आप? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। रितेश अनम्यूट। यस सर। सर मीन्स अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर बढ़ती जाएंगी तो जी की वैल्यू भी बढ़ जाएंगी, और डेल्टा टी डेल्टा एच की वैल्यू अगर बढ़ जाएंगी तो डेल्टा जी की वैल्यू कम हो जाएंगी। बराबर, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ती जाएंगी आप बोल रहे हैं, अपने को वो निगेटिव में बढ़ानी है। निगेटिव में बढ़ाना म्हणजे -15 निगेटिव में बड़ा है, वैसे छोटा है लेकिन निगेटिव में बड़ा है ना, -10 से, हाँ हाँ है ना। तो बस ये याद रखो कि डेल्टा जी जितना ज्यादा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है उतना अच्छा है स्पॉन्टेनिटी के लिए। कोई रिएक्शन अगर अपने आप हो जाए फिर तो बात ही क्या रही, लाइफ में यस प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। सॉरी। तो डेल्टा जी हमें निगेटिव चाहिए, और जितना ज्यादा निगेटिव हो, जितना लेफ्ट हैंड साइड में हो उतना अच्छा। और उसको यस सर। ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के लिए डेल्टा जी को ज्यादा निगेटिव बनाओ। मतलब डेल्टा जी -100 है तो बहुत बढ़िया, डेल्टा जी -1000 है तो और बढ़िया, मतलब 1000 एनर्जी रिलीज हो गई, 1000 जूल एनर्जी रिलीज हो गई डेल्टा एच अगर -1000 है तो, 100 जूल एनर्जी रिलीज हो गई डेल्टा एच अगर -100 है तो। समझा श्रीतेज? यस सर, थैंक यू। ओके गुड, वेरी गुड। जय। सर ये डेल्टा जी का रिलेशन रिएक्शन के साथ समझा, लेकिन वो एड्सॉर्प्शन के साथ नहीं समझा। हाँ, तो आपको चाहिए कि एड्सॉर्प्शन अपने आप हो। आप नहीं चाहते कि हर बार वहां पे बैठ के देखे एड्सॉर्प्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, करवाना पड़ रहा कि नहीं करवाना पड़ रहा। सोचो, दूध उबालते तो गैस पे रख देते, लेकिन वो दूध उबालते टाइम पे वहां खड़े रहना पड़ता, कहीं दूध गिर ना जाए। तो वहां किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट हो गई, हीट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली देनी पड़ रही है। तो यदि आप चाहते हो कि एड्सॉर्प्शन अपने आप हो जाए, तो उसके लिए अपने आप होना मतलब स्पॉन्टेनियस। तो यू वांट दैट एड्सॉर्प्शन टू बी इफ यू वांट दैट एड्सॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, यू वांट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी टू बी लेस देन 0। और डेल्टा जी लेस देन 0 करने के लिए आपको चाहिए डेल्टा एच निगेटिव में बड़ी वैल्यू रखे। जय अनम्यूट। सर तो फिर एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, डेल्टा एस को वेरी करवा सकते हैं, या सर फिर डेल्टा एच को वेरी करा सकते हैं। देखो, स्पॉन्टेनियस करना है मतलब रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा जी निगेटिव चाहिए, बराबर जय? यस सर। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बराबर। यस। अब वो तीन चीजें आ रही वो फॉर्मूला में, चेंज इन एंथैल्पी आ रही, टेम्परेचर आ रहा, चेंज इन एंट्रोपी आ रही, करेक्ट है? हाँ अब ये तीनों को मैनिपुलेट करके डेल्टा जी अगर निगेटिव बना सकते तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नहीं बना सकते तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। करेक्ट है ये चीज? सर, तो इधर वो केमी एड्सॉर्प्शन का रोल होगा ना, फिजी एड्सॉर्प्शन नहीं ना? हाँ बराबर, अपन ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये केमिसॉर्प्शन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिसॉर्प्शन में ये काम नहीं करेगा, ये तो कंसेप्ट है ना, ये कोई केमिकल रिएक्शन के लिए थोड़ी कंसेप्ट है, ये तो कोई भी प्रोसेस के लिए कंसेप्ट है। जैसा मेल्टिंग ऑफ आइस अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस इज स्पॉन्टेनियस, तो वो तो एक फिजिकल चेंज हो गया, वो तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो the concept of spontaneity, the concept of gives free energy
is not restricted to chemical reactions only. It can be defined for any process. बराबर है जय? सर तो फिर फिजियो एब्जॉर्प्शन में सर हीट बढ़ाने से वो पोर्स बढ़ जाएंगे, फिर उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो। हीट बढ़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि पोर्स का साइज बढ़ गया, उसकी वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सोच सकते हैं ना अपन ऐसा। जैसे आपके पास में 1 किलो आइस है, 90 डिग्री पे वो आइस जल्दी मेल्ट होएगा, 10 डिग्री पे वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो वो फिजिकल प्रोसेस में हीट एनर्जी के चेंजेस के रिस्पेक्ट में लॉजिक लगा सकते हैं। बराबर है जय? सर लेकिन हीट एनर्जी बढ़ाएंगे हम तो हाँ, फिर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हुआ तो फिर वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नहीं तो फिर हीट एनर्जी अगर बढ़ा रहे तो फिर वो एक लिमिट तक ही बढ़ा सकेंगे ना। वो जितना हीट एनर्जी बढ़ाना है, जितना आपको डेल्टा एच को मैनिपुलेट करना है, वो मैनिपुलेट करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेल्टा एस और टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर शो हो रहा है। आपके लिए ये सोचना इजी है कि हीट बढ़ा देंगे, लेकिन आपके लिए मतलब अपने लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि हीट अपन विजुअलाइज कर सकते, एंट्रोपी जैसी चीज इतना इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट ये होता है कि हम सिर्फ एक चीज को वेरी करके डेवलप कर दे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तीनों चीजों को वेरी करके डेल्टा जी को निगेटिव बनाना है। जय समझ रहा है क्या? हाँ सर, अब समझा। आप समझा, वेरी गुड। आप सोच रहे हो कि मैं डेल्टा एच को चेंज कर देता और फिर उसकी वजह से डेल्टा जी में इफेक्ट देख लेता, ऐसा थोड़ी होता। टी डेल्टा एस का भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में डेल्टा एच भी है, टेम्परेचर भी है और चेंज इन एंट्रोपी भी है। ठीक है, तो ये है सेकेंड पॉइंट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म में हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि थर्मोडायनामिक्स का क्या रिलेशन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग को क्या लिखना है अभी नोटबुक में, ये लिख लो, डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रिएक्शन मत लिखना, प्रोसेस लिखना, क्योंकि ये चीज कोई भी प्रोसेस के लिए अपन डिफाइन कर सकते। डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, delta g less than 0 spontaneous process, delta g greater than 0 non spontaneous process, and delta g equal to 0 system is at equilibrium. डेल्टा जी इक्वल टू 0 सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट लिख लो आप लोग। और ये जो भी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे टाइप जो है व्हाइट कलर में, ये सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही उठाए हुए स्टेटमेंट्स है। चलो आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड। कोई डाउट इसमें? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज। किसी को कोई भी कंसर्न है लाइफ में, प्लीज हाथ उठा के डाउट पूछो। नहीं है, बढ़िया। ठीक है, ये फोटो देख, नहीं ये देखना है, हाँ देख लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं क्या है ये गैस मॉलिक्यूल से ये एक्टिवेटेड चारकोल है, देखो ऐसे आके चिपक रहे। तो ये क्या है? ये मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन का डायग्राम है ये। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। तो देखो यहाँ पे कैसा वो बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है? ये जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इससे पार्टिकल्स ने बॉन्ड बना लिए। और अगर अपन यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड वाले में फिजिसॉर्प्शन में, तो देखो सिर्फ चिपका हुआ है वो, फिजिकल बॉन्ड है वहां पे, फिजिकल वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर। ठीक है, हाँ भाई ये दो पॉइंट्स लिख लेंगे, ये डायग्राम बना लो, ये दोनों डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये कंपैरिजन वाला डायग्राम नोटबुक में बना लो और ये पॉइंट्स लिख लो।
अपन एक्सप्लेन करेंगे फिर। डिफिकल्टीज, डाउट्स, रेज योर हैंड्स। फिजिक्स ऑप्शन में सिर्फ देखो चिपका हुआ है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्टिंग। केमिस्ट ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। तो देखो वहाँ पे बॉन्ड बना के बताया उसने। नीचे जो ग्रे कलर का है वो सॉलिड है, ग्रीन कलर के गैस पार्टिकल से जो जाके चिपक रहे, ग्रीन कलर के वो गैस पार्टिकल से जो एडजॉर्ब हुए। ग्रीन कलर के गैस पार्टिकल्स आर एडजॉर्बिंग, ग्रे कलर का सरफेस है, सॉलिड सरफेस। केमिस्ट ऑप्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिजिक्स ऑप्शन वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। और लेफ्ट वाला डायग्राम कंसेप्ट है एब्जॉर्प्शन का, तो पार्टिकल कैसे चिपक रहे सरफेस पे। देखो अंदर नहीं जा रहे वो, अंदर जाते थे तो एब्जॉर्प्शन बोलते थे, सिर्फ सरफेस पे चिपके हुए पार्टिकल्स है वो, देयरफॉर इट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एनी डाउट्स ऑन दिस स्लाइड? किसी को कोई डाउट? जय बोलिए। सर वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में दूसरे पार्टिकल्स आ रहे हैं और उस ब्लॉक के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ बराबर। सर तो फिर वो बीच में ऐसा टी जैसा शेप दिख रहा है, वो ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स है क्या? हाँ मतलब वो जो टी जैसा शेप है उसमें एक्चुअली कैसा है कि वो दो ग्रीन कलर के एटम का आपस में भी बॉन्ड है, और वो दोनों एटम्स ने सरफेस के साथ भी केमिकल बॉन्ड बनाया। ठीक है, हाँ मतलब अब जैसे ये कैसा, ये एटम सरफेस पे केमिकल बॉन्ड है, ये एटम सरफेस पे केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का सरफेस पे केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्डिंग हुआ है ना जय? हाँ सर हुआ। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऐसा सुना है कि वो डायमर बना था B2H6 जैसा, BH3 जो रहता है डायमर फॉर्म में रहता। हाँ सर। हाँ, तो जैसा B2H6 कैसा डायमर फॉर्म में रहता तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपकते हैं, तो वैसा ये मॉलिक्यूल सरफेस को चिपक रहा है यहाँ पे, समझा? हाँ सर, और सर ये वैंडरवॉल फोर्स मतलब क्या है, वो उसको भी हम केमिकल रिएक्शन में क्यों नहीं लेते, वो नहीं समझा। नहीं, उसको फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं क्योंकि वहां पे कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की दो ही रिक्वायरमेंट रहती है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। शेयरिंग हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रांसफर हो तो आयनिक बॉन्ड। वीक वैन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कैसा रहता है, वो पार्टिकल साथ में रहते हैं, उन दोनों में अट्रैक्शन रहता है, लेकिन उन दोनों का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है। ठीक है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, तो ऐसा सामने वाले को लगता है ना कि हार्ड एंड फास्ट बातें कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि, हाँ चलो अपना ही एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, अभी जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कल क्लास होने के चांसेस कम है, मतलब क्या है, मैं हवा में बात कर रहा हूँ ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं कल अपना क्लास 9 बजे रहेगा, तो मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट कंडीशन बता रहा हूँ आपको। 9 बजे मैं टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब कल अपन डेफिनेटली 9 बजे मिलेंगे। अगर मैं रात तक मैसेज करता हूँ कि टुमारो 9 AM क्लास विल बी देयर, तो इसका मतलब कल 9 बजे क्लास होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कल क्लास ले सकते हैं, तो वो मैंने हवा में बात कर दी, तो वैसी हवा में बात कर दी, मतलब फिजिक्स ऑप्शन जैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना।
केमिकल बॉन्ड में कैसा है, एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ या प्रॉपर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। ऐसा मैंने स्टेटमेंट बोला था कि इस बैच में इलेक्ट्रॉन्स इज द करेंसी फॉर रिएक्शंस। जय कमेंट करो। नहीं सर, नहीं सुना नहीं नहीं। ठीक है, हाँ आपने, चलो सुन लो, इलेक्ट्रॉन जो है उसको करेंसी फॉर रिएक्शन बोले। करेंसी फॉर रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है, तभी अपन ऐसा बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना। सोचो अब जैसे अपन कोई चीज खरीदने जाते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी का डीलिंग हो रहा है, तो ऐसे बात तो कर लेंगे, है ना, 50 करोड़ का घर है, 10 लाख का घर है, 10 लाख का रूम लेना है, लेकिन जब तक मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तक नहीं बोलते कि डील फाइनलाइज हुआ था। तो डील फाइनलाइज होता है पैसा इन्वॉल्व करने के बाद, केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करने के बाद। तो वीक वेंड्रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। केमिकल अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स का या तो ट्रांसफर हुआ या तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। जय समझा? सर तो वैंडरवॉल फोर्स में इलेक्ट्रॉन का कुछ रोल नहीं है, बस अट्रैक्शन है, तो फिर वो अट्रैक्शन किसके वजह से है? हाँ, तो वो अट्रैक्शन कोई भी चीज की वजह से रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ अट्रैक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन रहता है, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल्स आपने सुना होगा, तो Cl2 मॉलिक्यूल में कैसा रहता है, वो तो नॉन पोलर है, लेकिन डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ये सारी चीजें सुनी होंगी। तो उसमें क्या रहता है, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ में है, अब क्यों है साथ में, है दोनों में अट्रैक्शन है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव की वजह से अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जय? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो, समझा सर। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा भी है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और थोड़ा अच्छे से समझे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली, बराबर जय? क्योंकि उसमें भी तो आ तो डेल्टा यस पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव ही रहा है। जो हाइड्रोजन और यस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां पे उन्होंने थोड़ी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयरिंग तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में हुआ, वहां हुआ केमिकल बॉन्ड। लेकिन जब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन हुआ तो उसको समझे हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको समझे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जय? यस सर, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। श्रीतेज यस सर। बोलिए सर। सर आपने अभी बोला कि ये केमिकल रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं और ये वैन डर वाल्स फोर्स में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, ऐसा बोला ना आपने? नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स में उल्टा सिर्फ अट्रैक्शन रहता है, और केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन या तो एक्सचेंज करते या तो शेयरिंग करते। मतलब एक्सचेंज तो नहीं, हाँ। एक्सचेंज किसी में नहीं रहता, या तो शेयरिंग रहता है या तो ट्रांसफर रहता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन दो ही टाइप के केमिकल बॉन्ड रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। यस तो सर। उसमें जहां पे केमिकल बॉन्ड हुआ वहां होता है केमिसॉर्प्शन, और जहां पे सिर्फ ऐसा ही थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है पॉजिटिव निगेटिव के टर्म्स में, वो है फिजिसॉर्प्शन। ओके हाँ हाँ समझ। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्न पे लेंगे अपन, हाँ ठीक है। ये एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है, देख लो छोटा सा डिफरेंस है। एड्सॉर्प्शन में सिर्फ पार्टिकल चिपके हुए हैं सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन में अंदर भी चले गए, है ना, अंदर चले गए ना ये पार्टिकल्स, बल्क के अंदर चले गए तो एब हो गए, सिर्फ सरफेस पे चिपके हुए हैं तो एड्सॉर्ब्ड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास नाउ, अपन नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस थ्योरी। जो आज पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर विल बी पुट अप ऑन यूट्यूब, प्लीज उसको देख लेना। एंड थर्मोडायनामिक्स का एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको स्टडी कर लेना। प्लीज रीड दैट आर्टिकल, दैट इज रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी एंड ऑल्सो रैंडमनेस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर वीकेंड। एक्स्ट्रा क्लास का टाइम इन्फॉर्म करेंगे।